खेती एक अनुभव का विषय है, ना ही सीखने का विषय है। और अगर आपको खेती सीखनी है तो एक किसान से खेती सीखो। एक किसान ही बेहतर आपको जानकारी दे सकता है, ना कि कोई कंपनी वाला दे सकता है, ना ही कोई कंपनी खेती की सही जानकारी दे सकती है। कंपनियां तो सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए ही, वही उनके जरूरत के हिसाब से ही आपको जानकारी देगी। लेकिन अगर आपको सही में खेती की जानकारी चाहिए तो आपको एक किसान से ही जानकारी लेनी होगी। हम जब अपने हाथ से उत्पादन लेने की नए नए तरीके अपनाकर अपने हाथ से उत्पादन पेड़ से, पौधों से और जमीन से खींचकर ज़्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, और हम ये देख भी रहे हैं और ये रोगों के माध्यम से भुगत भी रहे हैं। हम जो भी खेती करते हैं, जैसे सेंद्रीय खेती, जैविक खेती, वैदिक खेती, रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती, ये जो खेती करते हैं ये तो खाली हमने, इंसान ने उसका नाम दिया है, जो अपने अपने तरीके से वो खेती करता है। लेकिन असल में जब देखा जाए मेरे विचारों से, तो ये पूरी भी जो भी खेती होती है, बागबानी होती है, अलग अलग फसलें होती है, वेजिटेबल की फसलें होती है, जो भी इंसान खेती करता है वो सिर्फ एक अपना तरह से अपने हिसाब से वो कुछ पेड़ पौधों को, बाग बगीचे को अपने हिसाब से खाना देता है या अपने हिसाब से वो देता है। लेकिन जो भी पूरी खेती है वो पूरी खेती प्रकृति करती है, और सबका, रासायनिक का हो, जैविक का हो, सेंद्रीय का हो, ये पूरा खेती जो है वो प्रकृति ही करती है और वो प्राकृतिक ही खेती है। बस हमने थोड़ा बहुत, हमने उसको नाम दे दिया है। और जो प्राकृतिक खेती है, ये जो प्रकृति है 80 तो 85% प्राकृतिक खेती करती है, और जो भी हम उसे रासायनिक का नाम देते हैं, वो जैविक का नाम देते हैं, सेंद्रीय का नाम देते हैं, वो खाली हम 10-15% ही वो काम करते हैं। 50 से 80 तो 85% प्रकृति ही पूरी खेती करती है। हम तो खाली उसको खाद, खिलात, पानी वगैरह देने का काम करते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश है, हवा है, मिट्टी है, पानी है, ये हमें प्रकृति ने ही दिया है और प्रकृति ही इसका कारण है, और ये प्रकृति ही करती है। हम खाली खाद खिलात देते हैं इसके लिए। इस प्रकृति में जो भी रासायनिक का किसान है, जैविक का है, सेंद्रीय का है, वैदिक का है, प्राकृतिक खेती का जो भी है, वो सभी किसान मेरे लिए एक ही है। और मेरा प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक जो खेती हो रही है उसमें हम जो तरीके अपना रहे, इस प्रकृति में जो खेती कर रहे हैं, जो अलग अलग नाम से सेंद्रीय, वैदिक, जैविक, रासायनिक, ये एक तरीका से खेती कर रहा है इंसान। तो मेरा प्रयास यही है कि इन सब को, जो इंसान ने अलग अलग तरीके बना लिए हैं, तो जो अच्छा तरीका है, जो प्राकृतिक है, तो हम सब कैसे एक ही तरीके में खेती कर सकते हैं। और अपनी प्रकृति से, प्रकृति के हाथ से अगर हम सब कुछ लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। हम जब अपने हाथ से उत्पादन लेने की नए नए तरीके अपनाकर अपने हाथ से उत्पादन पेड़ से, पौधों से और ज़मीन से खींचकर ज़्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, और हम ये देख भी रहे हैं और ये रोगों के माध्यम से भुगत भी रहे हैं। जब हम इस प्रकृति को शरण जाकर, जब हम पेड़ पौधों की सेवा करेंगे, मिट्टी को सुधारेंगे, प्रकृति को मदद करेंगे, तो प्रकृति ही हमें इतना कुछ दे देंगी, तो बहुत सारा उत्पादन हमें इतना देंगी, तो हमसे, हमारी उम्मीदों से भी बेहतर उत्पादन हमें मिलेगा। तो यही चीज़ हमें समझनी है। और मैं जो बता रहा हूँ तो सब जो भी है, रासायनिक, वैदिक, जैविक, सेंद्रीय, सभी किसानों के लिए मेरा ये प्रयास है कि मेरा ये अनुभव मैं आपको बताऊं, और जो मुझे समझता है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, जो मैंने अनुभव लिया है। और आपको अगर कुछ अनुभव है तो वो भी मुझे बताएं, अपने माध्यम से सभी किसानों को बताऊंगा। तो मुझे जो मालूम नहीं, अगर वो आपको मालूम है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हम एक दूसरे के विचार अगर समझेंगे, एक दूसरे का अनुभव लेंगे, मेरा अनुभव मैं आपको दूंगा, आपका अनुभव मुझे देंगे, ऐसे अगर हम अनुभव से खेती करेंगे तो हम बहुत ही बढ़िया खेती कर सकते हैं। प्रोडक्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। खेती एक अनुभव का विषय है, ना ही सीखने का विषय है। और अगर आपको खेती सीखनी है तो एक किसान से खेती सीखो। एक किसान ही बेहतर आपको जानकारी दे सकता है, ना कि कोई कंपनी वाला दे सकता है, ना ही कोई कंपनी खेती की सही जानकारी दे सकती है। कंपनियां तो सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए ही,
वही उनके जरूरत के हिसाब से ही आपको जानकारी देगी। लेकिन अगर आपको सही में खेती की जानकारी चाहिए तो आपको एक किसान से ही जानकारी लेनी होगी। यही मेरा प्रयास है और मैं भी एक किसान हूँ, आप भी एक किसान है। अगर आपको जो अनुभव है जो मुझे नहीं पता तो वो आप अनुभव मुझे दीजिए, जो अनुभव मुझे है मैं आपको दूंगा। हमारे अनुभव के माध्यम से जो भी नए किसान है वो भी नया तरीका सीखेंगे और उन्हें भी उन अनुभवों की मदद होगी। यही प्रकृति की इच्छा है कि हम सब मिलजुल कर अपना अनुभव ले और अपना अनुभव बढ़िया, अपना अनुभव हम दूसरों को दे। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम ये जानने वाले हैं कि आज के मौसम में, आज के वातावरण में हमारे यहाँ क्या कठिनाइयाँ, हमें क्या परेशानियाँ है। तो आज की परेशानी ये है कि आज सुबह से लगातार बारिश चालू थी। तो हमें ये समझना है कि इस लगातार बारिश में हमें क्या नियोजन करना है, कैसे करना है और हमें अपने फलों और बगीचे में क्या काम करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसे मौसम जब बनता है, जब वातावरण बदल जाता है, तो लगातार बारिश जब चलती है, लगभग 15-20 दिन से ये बारिश का मौसम है और 15-20 दिन से बारिश का वातावरण है। और इस साल तो मई में ही बारिश चालू हो चुकी है, नहीं तो हर साल में जून के बाद चालू हो जाती है। मई तो अभी मई में ही बारिश चालू हो गई है। उसकी वजह से क्या हुआ है, जो मई में हम बगीचे में काम करते हैं, जैसे बारिश चालू होने से पहले हम क्या करते हैं, सब शूट निकालते हैं, केन निकालते हैं, वाटर शूट निकाल लेते हैं। तो इस बार ऐसा हो गया कि जो मई में हम काम करते हैं बारिश शुरू होने से पहले, वो काम हमें बारिश ने करने ही नहीं दिए हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गए, कुछ वाटर शूट भी बढ़ गए हैं, शूट भी बढ़ गए हैं। लगातार बारिश में ही फंगस और बैक्टीरिया एक्टिव क्यों होते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है। हमें टेम्पररी स्प्रे तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस पर हमें परमानेंट काम करना है और मैं परमानेंट तरीका आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप भी सीखने चाहिए, आप भी समझने चाहिए। मैं अपने अनार की खेती में जो भी अनुभव लेता हूँ, अनुभव करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ और मैं खुद मेरे अनार की खेती करता हूँ। इसके लिए मुझे जो भी अनुभव आते हैं तो वो अनुभव मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपका भी खर्चा कम हो सके और आपको भी वो बातें समझ में आए कि फंगस बैक्टीरिया एक्टिव क्यों होते हैं, क्यों आते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जमीन से फंगस और बैक्टीरिया एक्टिव कैसे होते हैं और हम उस वातावरण में फंगस और बैक्टीरिया जमीन से एक्टिव होने से कैसे रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ऐसी जब लगातार बारिश चालू रहती है, उस लगातार बारिश में फलों पर फंगस और बैक्टीरिया का अटैक बढ़ता है। तो उस फलों पर फंगस और बैक्टीरिया का अटैक हम कैसे रोक सकते हैं, वो हम जानने वाले हैं। और इस लगातार बारिश में वो अटैक होता है, फंगस बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है ये भी जानने वाले हैं। तो जब लगातार बारिश चालू रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत देर तक, बहुत समय तक अपने पौधे पर, पत्तों पर और फलों पर पानी रहता है। ये जो फलों पर ज़्यादा समय तक पानी रहता है तो फलों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो उस जगह पर ऑक्सीजन बंद हो जाता है। जहाँ पे ज़्यादा देर तक पानी रहा तो इस फल की प्रतिकार क्षमता कम हो जाती है और ये पत्तों का भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। सूरज की रोशनी नहीं रहती, सूरज की धूप नहीं रहती, उसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण भी पौधे में नहीं होता। फल की जो छिलका है इसके ऊपर पूरा पानी रहता है, फल गीला रहता है। तो जब फल गीला रहता है, पत्तियां गीली रहती है, पत्तियों पर ज़्यादा देर तक पानी रहता है, उस टाइम वो ज़्यादा देर तक पानी रहने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उस जगह पर फंगस और बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। जिस भी जगह पर ज़्यादा देर पानी रहता है वहाँ फंगस बैक्टीरिया बढ़ जाता है। तो हम इसे एक्टिव होने से पहले कैसे रोक सकते हैं? दवाई तो हम करने वाले हैं, स्प्रे भी लेने वाले हैं ऐसे वातावरण में, लेकिन वो स्प्रे लेने से पहले हम उन्हें एक्टिव होना कैसे कम कर सकते हैं, और जो स्प्रे लेने वाले हैं वो अंदर तक जाता कि नहीं जाता वो भी हमें समझना है। क्योंकि स्प्रे जब अंदर जाएगा, स्प्रे भी करेंगे तो अंदर जाएगा, तो वो पूरा अंदर जाएगा, सब फलों पे वो स्प्रे कवर होगा, तभी तो फंगस और बैक्टीरिया रुकेगा। तो हमें ये दो चीज़ समझनी है। जब हमारा पेड़ रहता है, जब हम छाटनी करते हैं, बाहर पकड़ते हैं, बाहर पकड़ने के बाद जब छाटनी करते हैं तो हमें स्टंप से 2.5 फुट तक अपने स्टंप ही रहने देना है। नीचे की जो टहनी है वो पूरी निकाल लेने के, पूरा स्टंप रहना चाहिए। और जब हम छाटनी करते वक्त ऐसी छाटनी करनी है कि जो टहनियाँ है वो पूरी ऐसी बाहर निकले और ऊपर से सीधा उसमें टहनी बीच में ना हो, वो सब बाहर निकले।
और ऊपर से जो भी सूर्य प्रकाश गिरेगा, सूरज की धूप गिरेंगे, वो ऊपर से सूर्य की धूप डायरेक्ट अपने तने पे गिरनी चाहिए, अपने खोड़ पे गिरनी चाहिए, ताकि खोड़ तक जब सूर्य प्रकाश जाएगा तो बीच वाली सभी जो टहनियाँ है, बीच वाली सभी टहनियों पर सूर्य प्रकाश गिरता है, तो जो खुला पेड़ रहता है उसमें अंदर हवा जाने को जगह रहती है, सूर्य प्रकाश जाने को जगह रहती है। तो जब उस जगह पे हवा खुली जाएंगी, सूर्य प्रकाश जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा देर तक अगर बारिश चली, बारिश खुलने के बाद वहाँ पे हवा खुली अगर गई तो वो बारिश का पानी सूख जाएगा जल्दी। अगर वो बारिश का पानी सूख गया टहनियों पर, फलों पर, अंदर के फलों पर, अंदर की पत्तियों पर अगर हवा खुली गई तो वो पानी जल्दी सूख जाएगा, तो उस सूखी हुई जगह पर फंगस काम नहीं करेगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जब ज़्यादा देर से बारिश चल रही थी, लगातार बारिश चल रही थी, जब वो बारिश रुक जाती है उसके बाद जो हवा थोड़ी बहुत चलती है तो उसमें वो फल, वो टहनियाँ सूख जानी चाहिए, वो पत्तियाँ सूख जानी चाहिए। अगर वो सूख गई तो हम बिना फंजीसाइड के भी हमारे फलों को नुकसान नहीं होगा, हमारे फलों पर फंगस नहीं बढ़ेगा। तो ये पहला हमारा परमानेंटली जो उपाय है ये हमें समझना चाहिए, ना कि केवल फंजीसाइड के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम फंजीसाइड के ऊपर डिपेंड रहे तो हमें बार बार फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपने अपने पेड़ ही ऐसा बनाया, आपने पेड़ के ऊपर ऐसा ध्यान दिया कि बारिश के सीजन में बार बार बारिश चलती है, अगर हमारा पेड़ पूरा ढका हुआ रहा, पूरा भरा हुआ रहा टहनियों से, शूट से, अंदर तक हवा भी, सूर्य प्रकाश भी नहीं अंदर जाता, तो उस समय हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अगर हमने स्प्रे भी मार लिया फंजीसाइड का तो हम बाहर से तो स्प्रे जाएंगा, लेकिन अंदर ज़्यादा टहनियाँ होने की वजह से, शूट होने की वजह से, अंदर ज़्यादा पत्तियाँ होने की वजह से हवा भी नहीं जाती, और जो स्प्रे करेंगे वो स्प्रे भी अंदर नहीं जाएगा, तो अंदर फंगस बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ हवा नहीं पहुँचती वहाँ फंगस बढ़ता है, जहाँ हवा अंदर, जहाँ तक हवा रहती है वहाँ फंगस नहीं बढ़ता है। ये हमें समझना चाहिए कि जहाँ हवा नहीं वहाँ फंगस है, बैक्टीरिया है, और जहाँ हवा है वहाँ पे फंगस बैक्टीरिया, जो नुकसान करने वाले फंगस बैक्टीरिया वो नहीं रहती। जहाँ हवा है वहाँ पे सब अच्छे फंगस, अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। तो जब अच्छे फंगस, अच्छे बैक्टीरिया अगर रहते हैं तो तब नुकसान करने वाले फंगस बैक्टीरिया नहीं रहते। मतलब हमें अच्छे फंगस बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए पेड़ के अंदर हवा जानी चाहिए, सूर्य प्रकाश जाना चाहिए। ये चीज़ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हमें ध्यान देना है। हम ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा कारगर है, कौन सा प्रोडक्ट का रिजल्ट जल्दी आएगा, कौन सा प्रोडक्ट के स्प्रे से हमारा फंगस बैक्टीरिया जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। और ज़्यादातर तो हमें यही लगता है, हम किसानों को, ऐसा वातावरण जब बदल जाता है, लगातार बारिश चलती रहती है, हमें यही लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, हम उसकी जानकारी लेने में ही जुट जाते हैं और उसमें ही समय ज़्यादा लगा देते थे। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर फंगस एक्टिव होता है तो उसे रोका भी जा सकता है कई हद तक। 50-60% अगर हमने अच्छा काम किया, बारिश आने से पहले अगर हमने ये काम कर लिए तो हमारा बहुत खर्चा बच जाता है, और फंगस बैक्टीरिया को एक्टिव होने से हम रोक सकते हैं। बारिश कितना भी चले, वो चली भी गई, बारिश बंद होने के बाद अगर हवा, सूर्य प्रकाश गया तो हमारा फंगस एक्टिव होगा ही नहीं, जो एक्टिव हुआ होगा वो अपने आप मर जाता है। तो ये चीज़ हमें समझनी है, उसके लिए फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं रहती। और थोड़ा बहुत बचा भी है, जिंदा है, तो उस पर थोड़ा बहुत फंजीसाइड का स्प्रे भी हो गया तो वो पूरा ख़त्म हो जाता है। हमें ये चीज़ें समझनी है।